हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं ट्यूटोरियल आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है क्लास 10 स्टैंडर्ड का साइंस का, जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1। तो हम पढ़ेंगे आज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो देखते हैं इसके पहले टॉपिक पे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज है जहाँ पे एक और उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस को न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फॉर्म कर दिया जाता है। किसी स्पेशल आइडेंटिटीज़ को फॉर्म कर दिया जाता है, एक स्पेशल आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद द आयरन, टू न्यू सब्सटेंसेस दैट इज फेरस सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, जब आयरन नेल को हम CuSO4 सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो उस देर के बाद ये FeSO4 बन जाता है सॉल्यूशन, और ये Cu इसमें डिपॉजिट हो जाता है। इससे एक नया आइडेंटिटी फॉर्म हो जाता है जिसका प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अलग है। तो ये होता है केमिकल चेंज। तो चलिए फिजिकल चेंज क्या होता है वो देखते हैं। फिजिकल चेंज में होता है चेंज इन कलर और स्टेट ऑकर्स बट नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। कलर में चेंज या फिर स्टेट का ऑकर्स चेंज हो सकता है, पर कोई भी नया सब्सटेंसेस या कोई न्यू आइडेंटिटी कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो इसके कुछ एग्जांपल है। जब वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। स्टीम जो है वाटर से बहुत डिफरेंट है, तब भी वो फिजिकल चेंज है क्योंकि उसने अपना स्टेट चेंज किया है, अपना सब्सटेंस को चेंज नहीं किया है। जब इसको रिएक्ट विद द पीस ऑफ Na में लाते हैं, मतलब सोडियम Na जो है वो सोडियम है, जब रिएक्ट करता है उसी तरह, तो हम लोगों को एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट्स मिल जाता है जो पहले था। तो ये जो होता है ओनली चेंज इन स्टेट होता है, लिक्विड टू वेपर ही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ कंक्लूड क्या हो रहा है, इट इज़ कंक्लूडिंग दैट कि जो केमिकल चेंज है वो मेरा क्या है, इरिवर्सिबल है। और फिजिकल चेंज क्या है मेरा, रिवर्सिबल है। ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अलग टॉपिक में चलेंगे। तो इसमें हमें एक केमिकल रिएक्शन से कुछ ऑब्जर्वेशंस मिला है। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अगर उस केमिकल रिएक्शन में किसी गैस का फॉर्म हो, टेम्परेचर का चेंज हो, किसी पर्सिपिटेट का फॉर्म हो, या चेंज इन कलर हो, या चेंज इन स्टेट हो। तो इसमें किसी गैस का फॉर्म हो जाए, कोई रिएक्शन में H2 गैस या O2 गैस रिलीज हो, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, कूल था तो हीट हो जाए, हीट है तो कूल हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट क्या होता है, व्हाट इज पर्सिपिटेट? तो चलिए पर्सिपिटेट जानते हैं कि क्या होता है। प्रेसिपिटेट कहा जाता है उस कुछ इनसॉल्युबल पार्ट को जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये कुछ इनसॉल्युबल पार्ट है जो कि अगर हम लोग बीकर में इसको डालते हैं पानी में तो ये इनसॉल्युबल रहता है। यही जो है ये मेरा पर्सिपिटेस है। इसमें कुछ रिएक्शंस है जिसमें पर्सिपिटेस फॉर्म हो जाता है, तो वो उस रिएक्शंस को भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सब टॉपिक में चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन आर द केमिकल चेंजेस इन विच द रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग अप बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। केमिकल चेंज है ही केमिकल रिएक्शन ही केमिकल चेंज है। हमने केमिकल चेंज पढ़ा, इसमें केमिकल चेंज क्या होता है कि वो अपना एक स्पेशल आइडेंटिटी बना लेता है और वो इरिवर्सिबल होता है। तो इसमें बॉन्ड्स में टूट के डिफरेंट एटम्स बन जाता है, प्रोडक्ट्स, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन जाता है। चलिए ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या है जरा देखते हैं। देखिए रिएक्टेंट्स क्या है। रिएक्टेंट्स जो मेरा होता है लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ दो
एटम को जब हम लोग प्लस कर देते हैं तो वहाँ पे कुछ RHS में तो कुछ बनता है जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ नया चीज़ बन जाता है। ठीक है, तो उस नया चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जब यहाँ LHS है तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। सॉरी ये प्रोडक्ट नहीं, ये है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट्स होता है मेरा, इसको REA से डिनोट कर रहा हूँ। फिर इधर जो बन जाएगा वो मेरा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के जब हम लोग ऐड करके किसी दो चीज़ को जब कुछ प्रोडक्ट्स में बना देते हैं, कुछ नया सब्सटेंसेस बन जाता है, वो एक हो या दो हो, उसमें भी कुछ कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है, तो वो पढ़ेंगे। तो चलिए, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर में बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरीज के केमिकल रिएक्शन है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स ही आपको पढ़ना है, कुछ कुछ ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, कुछ एग्जाम्पल्स ही आप पढ़ना है। देखिए पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें से आप ये जानते होंगे, ज़रूर जानते होंगे, ये वाला जो है आप लास्ट वाला पार्ट ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट आप ज़रूर जानते होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे, ये पार्ट पढ़ेंगे इतना दूर, और ये आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि आप तो इसे फेमिलियर होंगे, आपने क्लास 6 से पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम लोग एसिड और बेस को जब मिला देते हैं, एसिड बेस तो आपने पढ़ा ही होगा। ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स है। ठीक है, जब इसको ये बन जाता है तब ये बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यही जो रिएक्शन होगा यही मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये याद रखिएगा, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये एक रिएक्शन का टाइप है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके लिए स्टैंडर्ड में ज़रूरत हो सकता है, अगर कभी पूछा जा सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद रखिएगा। एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तभी मेरा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है। अभी हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब वर्ड इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन को दूसरे टाइप से सिंबल से भी लिख सकते हैं और वर्ड से भी लिख सकते हैं। तो वर्ड इक्वेशन देखिए, वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन वर्ड रेदर देन द केमिकल फार्मूलाज। हम लोग केमिकल फार्मूलाज में नहीं लिखते हैं। हेल्प आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमें तो हर केमिकल फार्मूलाज के बारे में पता नहीं है, केमिकल नेम तो पता नहीं है हर एक चीज़ का, तो हमें ये दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस क्लोरीन इस सोडियम क्लोराइड। देखिए इसमें का प्रोडक्ट सर क्या है, देख लीजिए, ये दो जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट है। ये मत सोचे कि ये प्रोडक्ट है, इससे ये बना रहे हैं, ऐसा रिवर्स रिएक्शन हर चीज़ में नहीं होता है। ये मेरा है रिएक्टेंट्स, इसको बन गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब एवर इक्वेशन क्या कहता है, जब सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया ये स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको बोला कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको लिखना होगा रिएक्शन, तो आप लिखेंगे सोडियम मतलब Na, जब Na प्लस क्लोरीन को Cl लिखिए, गिविंग Cl गिविंग अस NaCl। ठीक है, से आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विद एंड देयर वैलेंसी। सिंबल जो है केमिकल कोड है किसी एलिमेंट का, इट इज अ केमिकल कोड। ईच एलिमेंट हैज 1 और 2 लेटर एटॉमिक सिंबल, जो कि अपने नाम से ही फॉर्म हुआ है।
आपको पता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था Na लिखा था मैंने। Na जब Cl के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है NaCl। तो देखिए ये मेरा कोई एक केमिकल है, लेकिन आपको इसमें लिखा हुआ एब्रिविएटेड फ्रॉम इट्स नेम। पता है, आपने तो क्लास 9 में पढ़ा होगा कि सोडियम को क्या कह सकते हैं हम लोग। सोडियम को लैटिन में क्या कहता है? नेट्रियम कहा जाता है। ये नेट्रियम का पहला 2 वर्ड है ना, यही मेरा सोडियम के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए अब वैलेंसी क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, वैलेंसी इज ए कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्या कैपेसिटी है किसी एलिमेंट का? इट इज कंसिडर्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर्ड बाय एन एटम व्हेन इट कंबाइन विद अनदर एटम टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। तो वैलेंसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? वैलेंसी जो होता है वो किसी कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस्ट हो रहा है और कितना गेन है वो हम लोग पता लगा सकते हैं, और कितना शेयर हो रहा है। तो उसी पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। Representation of a chemical reaction in terms of symbols and the chemical formula of the reactants and the products is known as chemical equation। मतलब किसी सिंबल, इन टर्म्स ऑफ सिंबल और केमिकल फार्मूला के फॉर्म में जो करते हैं उसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में भी कुछ कुछ पार्ट्स होता है। देखिए, ये जब हम लोग सॉलिड के लिए हम लोग एस लिखते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी लिखना पड़ता है, फिजिकल क्वांटिटीज लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए जैसे मेरा Na मेरा क्या है? सॉलिड स्टेट में है, और Cl मेरा क्या है? गैसियस स्टेट में है। तो ये मुझे क्या देता है? NaCl। देखिए, ये मैंने सॉलिड वाला पार्ट लिखा और ये मैंने गैस वाला पार्ट लिखा। देखिए गैस यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, गैस के लिक्विड के लिए L लिखेंगे, गैस के लिए G लिखेंगे। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सब क्या है? एक्वस मतलब कि किसी भी चीज़ को जब हम वाटर में मिक्स कर देते हैं, जो कि चीज़ पूरे वाटर में घुल जाता है। ठीक है ना, ये बीकर है, चलो ठीक से बनाता हूँ। ये एक बीकर है, इसके अंदर वाटर है, इस पर किसी चीज़ को डाला और वो उस पर घुल गया, तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन। इसको AQ लिखा जाता है। अब कुछ गैसेस को प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन से अप मतलब अपवर्ड हो जाता है, क्योंकि वो गैस है तो वो तो उड़ जाएगा। हीट या फिर किसी चीज़ से वो रिएक्शन हुआ, उस पर गैस रिलीज हुआ, तो गैस क्या होगा? उड़ जाएगा। अब देखिए, कुछ प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब आपको मैंने बताया था कि कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जो कि ऐसा इनसॉल्युबल पार्ट होता है। इसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह। ठीक है, ये जो इसका सिंबल है इस प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब किसी को बैलेंस कैसे करेंगे? हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को? बाय वैलिडेटेड द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों का फेल ना हो, वो प्रॉपर्टी फेल ना हो, इसीलिए हमें उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि नो एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हैज टू बी बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। मतलब जितना नंबर ऑफ एटम इस प्रोडक्ट साइड में जितना एटम है, उतना एटम को रिएक्टेंट साइड में भी होना पड़ेगा। मतलब रिएक्टेंट साइड को प्रोडक्ट साइड के एटम से, जैसे इसमें 8 एटम्स है इधर, इसको भी 8 होना होगा। अगर यहाँ पे 8 है इस साइड और इस साइड में मेरा 2 एटम बनता है, तो क्या बोलेंगे? दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। चलिए साफ मैं लिखता हूँ, क्या बोलेंगे? दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस।
यहाँ पे 8 एटम है, 8 एटम इसको 2 ही दे रहा है, तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये नॉट वेरीफाइड। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं कह रहा है, क्योंकि यहाँ से जो बना वो तो कभी हम लोग का यहाँ पे इसको फेल हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको भी 4 से इंटू कर देंगे, तो ये भी मेरा 8 बन जाएगा। तो 8 नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ एटम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक में, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्शन साइड में भी उतना होना चाहिए और प्रोडक्ट साइड में भी उतना चाहिए होना चाहिए, तभी हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मेरा यहाँ पे एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन क्या है देखिए, इक्वेशन है मेरा Na प्लस Cl इज इक्वल टू NaCl। अब हमें देखना है कि इसमें इसमें और इसमें कितना कितना एटम है, तो प्रोडक्ट साइड में पहले Na देखते हैं। देखिए पहले प्रोडक्ट साइड में देखना होगा, Na देखिए Na देखिए Na के प्रोडक्ट साइड में कितना है 1, Cl भी प्रोडक्ट साइड में 1 है। जब ये रिएक्टेंट साइड में जाता है तब NaCl बन जाता है, यहाँ पे प्लस n दे दीजिएगा। NaCl भी 1 है, टोटल 1 से इंटू है तभी तो 1 है। तो देखिए Na 1 है यहाँ भी और Cl भी इतना ही है 1, ठीक है। तो क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना होगा। मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा, पर आप बोर्ड के एग्जाम में आप इसे मत फॉलो कीजिएगा। अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तब कर लीजिए, तो कोई बात नहीं, नो इशू। स्टेप फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, हीट और ट्रायल मेथड हमें करते रहना होगा। कोफिशिएंट चेंज करो, इस प्रोडक्ट कंपाउंड का वहाँ पे चेंज करो, नंबर ऑफ एलिमेंट को दोनों साइड हीट करो, इसको वहाँ पे 4 बैठाओ तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। जैसे आप ये मत देखिएगा ये करेक्ट नहीं होगा, पर आप मान लीजिए एग्जाम्पल मानने में क्या आता है, लेट अस एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे जैसे NaCl, ये तो आपको पता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, तब तो ये नहीं होगा, तब तो हमें यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पे 1 लगाया, ये तो नहीं हुआ, ये तो 1 यहाँ पे तो 2 है, नहीं, इसीलिए मतलब हमें तो निकालना नहीं होगा, तो हमें 2 लगाना होगा, 2 लगाना, तब कहेंगे इस तरह करके ये बनेगा मेरा हीट और ट्रायल मेथड, इसको कहेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड ही से निकाला जा सकता है, पर मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। चलिए शॉर्टकट ट्रिक्स देखते हैं, शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। शॉर्टकट टेक्निक फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। मेरे पास एक दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है, देख लीजिए। मेरे पास एक इक्वेशन है CaCO3 प्लस H3PO4 is giving me Ca3PO4। आप भी सॉल्व कीजिए मेरे साथ, आपको भी समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। H2CO3 एक साथ है, यहाँ पे स्पेस उतना नहीं है, ठीक है, स्पेस उतना नहीं है। तो क्या करें, एक एक कांस्टेंट लगा दीजिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आगे में लगा दीजिए। AB, यहाँ पे C लगाइए, यहाँ पे ऐसे गोल कर दीजिए क्योंकि ये भी C है, फिर यहाँ पे D लगा दीजिए। अब क्या करना होगा, ये कर देने के बाद देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, वो देखिए
सी को क्या होना पड़ेगा, ए और ए को ए सी सी 3C के बराबर होना पड़ेगा, ए को ए डी के बराबर होना चाहिए, और ओ को 3A + 4B = 8C + 3D के बराबर होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि C = 1, तो C का वैल्यू बढ़ाइए, ए का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया, इससे डी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे ए और सी दोनों है तो इसे बी का भी वैल्यू, डी का भी वैल्यू है, तो डी का वैल्यू है तो डी से निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला था डी का वैल्यू, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा, जो आ जाएगा। अगर बाय चांस अगर आपके पास ये जो वैल्यू आया, ये तो यहाँ पे मेरा आ गया एक इंटीग्रल फॉर्म में, पर अगर मेरे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाता, जैसे मेरे पास एक का 1/3 आता, एक का 1/2 आता, ये रुके, एक का 1/2 और एक का 1 आता, तब आप कैसे हटाते हैं? देखिए आपको इजी कर देता हूँ, ये 1/3 आता, तब आपको सब में 3 से इंटू करना पड़ता है, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शनल वैल्यू हटाना है। तो इसे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 1 3 आ जाएगा, ये 3, तो ये आ गया मेरा, आ गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या है मेरा, 3CaCO3 + 2 मोल ऑफ H3PO4 where is giving me the product Ca3PO4 2 whole 2 + 3H2CO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैंने आगे इसे लर्न कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिए, लर्न इट प्रॉपरली। नाम भी याद रखना जरूरी होगा, द नेम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये मैंने आगे बताया था, तो इस पेज के आगे चलते हैं। देखिए अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इफ 2 एलिमेंट और 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड कंबाइन टू गिविंग 1 सिंगल प्रोडक्ट। कोई 2 एलिमेंट, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे ऐसे दिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलके कंपाउंड दिखा, ये जो होना पड़ेगा प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट ही होना पड़ेगा, 1 प्रोडक्ट ही होना पड़ेगा। अगर 1 प्रोडक्ट हुआ तो आप उसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वी आर गेटिंग ओनली सिंगल प्रोडक्ट। जब कंपाउंड और एलिमेंट को मिलाते हैं तब भी एक ही आता है, जब कंपाउंड को मिलाएंगे तो एक कंपाउंड आएगा। देखिए आप इसको इजीली एक चीज़ डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मैं एलिमेंट को ई से लिखता हूँ और कंपाउंड को सी से लिखता हूँ। जब ई प्लस ई करेंगे तब हमें सी मिलेगा, जब ई प्लस सी करेंगे तब भी हमें सी मिलेगा, और सी प्लस सी करेंगे तो हमें सी ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ही है। अब एग्जाम्पल्स को नोट कर लें, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पज़ के लिए। तो हम लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहेंगे? 2 और मोर एलिमेंट और 2 और मोर कंपाउंड और 1 कंपाउंड और 1 एलिमेंट गिविंग मी ए प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट, गिविंग मी ए प्रोडक्ट ऑफ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब याद रखिएगा ये कुछ एग्जाम्पल्स में लिखा है। H2 और Cl2 को जब करेंगे तो 2Cl बनेगा, ये एलिमेंट और एलिमेंट इक्वल टू कंपाउंड है। 2CO + O2 मेरा 2CO2 और NH3 + HCl NH4Cl में कंपाउंड प्लस कंपाउंड, इसको गिविंग में कंपाउंड ओनली। तो लेट्स टॉक अनदर एग्जाम्पल, मीन्स अनदर रिएक्शन। अब मेरा क्या रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल प्रोडक्ट जब डिकम्पोज होके बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी गिविंग मी 2 और मोर प्रोडक्ट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही मानिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का
जो है वाइस वर्सा, मतलब उल्टा है, इधर से वो उल्टा, इधर से वो उल्टा। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्या है, वाइस वर्सा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी कुछ टाइप्स होता है। अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट के थ्रू, बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? देखिए, नाम इंपॉर्टेंट है, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस। अगर आपको ब्लैक कलर से कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो ये कलर रखिएगा। ठीक है, रेड कलर ठीक होगा आपके लिए। थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस। ठीक है, देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम लोग जब O2 प्रदान करते हैं, गिविंग हिम ए हीट, थर्मल जब देते हैं, थर्मल का मतलब ही थर्म हो गया हीट, हीट देंगे तो बन जाएगा मेरा HgO। देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HgO। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HgO। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, हमें जब लाइट के एप्लीकेशंस के द्वारा अगर हम लोगों का बनता है रिएक्शन, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। देखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस। देखिए, जब इसमें हम लोग H2O2 मतलब वाटर रहेगा, ये वाटर नहीं है, याद रखिए, ये है H2O2। जब इसमें हीट डालेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें O का मोल थोड़ा ज़्यादा है, जब ये बन जाएगा तो इसमें से O2 निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा? H2O, गिविंग मी H2O। ये है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक में चलते हैं। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा, तब हमें उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, ये दो नाम है, लेकिन दोनों एक ही नाम है, बस याद रखिए, बाय टर्म्स को याद रखना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स नहीं है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। जब H2 प्लस O2 को ज्वाइन करते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी, तब मुझे क्या मिलता है? H2O। ठीक है, याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या कहेंगे? ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसको, और इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा था। अब चले नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, जिससे कि हमें एक नया प्रोडक्ट मिल जाए, उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, उसको वहाँ पे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगा, उसी में होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, उसी में होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए, अभी इसको देखते हैं, इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। जब Al2SO4 होल 3 जब CaOH2 के साथ मिलता है, 3 मोल ऑफ CaH2, तो ये बन जाता है। इसमें क्या हो रहा है मेरा? ये जो है ये इसके साथ आ जाता है, और ये वाला जो है ये इसके साथ है, मतलब ये जो C वाला जो पार्ट है, जो C वाला जो पार्ट है, यहाँ ये Al और Al जो है OH के साथ कर देता है रिएक्शन। ये है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मैंने बोला था कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वाटर में जो कि नहीं घुला है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ये क्या है? मेरा बीकर है एक। ठीक है, तो वही मेरा, देखिए, मैं प्रेसिपिटेट, जब PbNO3 को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो मेरा 2Kl एक्वस फॉर्म में जब KNO3 बन जाता है,
और मेरा ये जो प्रेसिपिटेट का साइन दिख रहा है ऐसा, ये पीबी है, I2 जो है पोटासियम मतलब लेड आयोडाइड, ये मेरा है प्रेसिपिटेट जो वाटर में इंसॉल्यूबल है, जो कि येलो कलर का है। देखिए इसका मैं एक्सपेरिमेंट का कुछ फ़ोटो है, दिखाता हूँ आपको, फ़ोटो के साथ आपको समझ आएगा। देखिए जब मैं ये मिलाया इसमें तो ये मेरा प्रेसिपिटेट दिख रहा है आपको, ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है जो कि वाटर में इंसॉल्यूबल है। मैंने बोला था जब ये बीकर में वाटर रहेगा और ये इंसॉल्यूबल होगा तो यही मेरा प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ प्लेस होते हैं। और ऑक्सीडेशन क्या है? जहाँ पे कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन लूज या लॉस हाइड्रोजन, गेन करेगा ऑक्सीजन को और लूज करेगा हाइड्रोजन को। देखिए रिडक्शन गेन करता है इलेक्ट्रॉन व्हेन लूजेस द ऑक्सीजन और गेन द हाइड्रोजन। ये लाइन याद रखेगा, दोनों इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होता है, कुछ कुछ एजेंट्स जो होता है वो किसी अदर ऑब्जेक्ट को खुद ब खुद ऑक्सीडाइज कर देता है, सेल्फ गेट रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो रिड्यूस होके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जब FeCuSO4 के साथ होता है तो FeSO4 + Cu बन जाता है। ये ब्लू कलर का होता है और ये ग्रीन कलर, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। Fe + Fe2 + 2E, यहाँ पे जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो Fe मेरा क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग नहीं मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। और Cu2 + 2E, 2E यहाँ पे क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 का गेन हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन मतलब गेन होके हट रहा है, तो Cu बन जा रहा है। इस पर Cu + 2 आयन था तो 2 तो इस पर माइनस हो गया, तो Cu मेरा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जब ZnOC रिएक्ट टू गेट Zn + CO, यहाँ पे ZnO जब रिड्यूसेस होता है Jn में तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और C जब ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब ZnO यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पे जहाँ पे रिडक्शन हो वही मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये याद रखिएगा। ये इसमें थोड़ा वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है, इसका ये और इसका ये, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये नाम आपको सुना सुना नहीं होगा तो फिर भी याद रखें। जिसमें हीट इवॉल्व होता है, जिस रिएक्शन में हीट को इवॉल्व किया जाता है रिएक्शन करने के लिए, उस मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब हीट प्रोड्यूस होगा, इसमें क्या होगा? हीट को प्रोड्यूस किया जाएगा। पहला वाला में मेरा हीट प्रोड्यूस होगा एक्सोथर्मिक में, ठीक है। तो जैसे मेरा Al2O3 जब करते हैं तो Al2O3 + Fe + हीट होता है रिलीज। जैसे CH4 मीथेन + 2O2, CO2 + 2H2O, तो इसमें हीट रिलीज होता है। देखिए दोनों में हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, हीट दोनों में हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है, मतलब इस दोनों को जब करते हैं तो इसमें हीट क्या होता है? रिलीज। पर इसमें होता है, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा होता है, मतलब इसमें हीट रिलीज हो रहा है तो अब इसमें हीट चाहिए, इस रिएक्शन को करने के लिए हीट चाहिए होता है। तो उसी को जैसे मेरा आपने पढ़ा होगा वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब वहाँ पे रिएक्शन होता है तो वो मेरा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है ये मेरा क्या है? एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें सनलाइट का भी ज़रूरत होता है, तभी तो मेरा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स शुगर जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। देखिए ये ग्लूकोज है। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक ही होता है, ये याद रखिएगा, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब कोरोजन और रस्टिंग क्या है। कोरोजन, रस्टिंग, रेसिडिटी, रेंसिडिटी, इसको रेंसिडिटी कहेंगे, रेसिडिटी नहीं, पर कुछ लोग रेंसिडिटी को रेसिडिटी भी कहा जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। कोरोजन क्या है, एक ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल, मतलब किसी मेटल का बाय एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स ऑफ सराउंडिंग करंट एनवायरनमेंट से ऑक्सीडाइज हो जाना। कोरोजन ही मतलब होता है ऑक्सीडाइज होना। जैसे एक एग्जांपल सा ये पढ़ लीजिए, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। जब 4Fe is getting from the O2 plus H2O is getting 2Fe, देखिए इसमें मॉइस्चर कितना भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे इसलिए X लिखा हुआ है ना, इट इज राइटिंग हेयर X, मतलब इसमें 10 मोल, 2 मोल, 3 मोल, देखिए अच्छे से लिखता हूँ, X के जगह में आप 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 6 मोल, 5 मोल, ठीक है, 5 मोल, 4, 5, 6, 10, 20 ऐसे मोल आप बैठा सकते हैं, पर जितना अमाउंट में रस्टिंग के लिए ज़रूरत होता है उतना ही होगा, तो उसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा रस्ट। ठीक है, जब Cu जब मॉइस्चर और एयर से CO2 से करेगा तो ये भी ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस बना देगा। जब सिल्वर का भी कोरोजन होता है, कोरोजन मतलब क्या होता है, देखिए कोरोजन इज ऑक्सीडाइजिंग, इसमें क्या हो रहा है, सीधा सीधा ऑक्सीडाइज हो रहा है। एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, जिसके कारण ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये सब्सटेंस तो खराब ही हो गया, अब क्या होगा। कोरोजन तो बहुत सारे चीज़ों को डैमेज कर देता है, मशीनरी डैमेज हो जाता है, तो कोरोजन से बचने के लिए कुछ चीज़ें किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन या पेंट किया जाता है चीज़ों में, फिर और भी चीज़ें किया जाता है, जैसे इसमें वो किया जाता है, एलॉय का यूज किया जाता है, मेटल यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि मेटल तो मेरा खराब हो जाएगा। एलॉय जैसे आपका ये हो गया एलॉय, ब्रास एक एलॉय है। ठीक है, जिंक और कॉपर का गैल्वेनाइजेशन जो होता है, जिंक का कोटिंग करना होता है। ठीक है, जैसे कुछ डैम जो मेटल का चीज़ है वो सब में डैम जो थोड़ा सिल्वर टाइप का लगता है, उसमें क्या है, जिंक का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जैसे रस्टिंग से हम लोग थोड़ा सा हेल्प होती, मतलब ऑक्सीडाइजिंग को कम किया जाता है, स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग। अब पढ़ते हैं रेंसिडिटी मेरा ही लास्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर का ही। तो रेंसिडिटी क्या है, इट रेफर टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल। अब देखिए, अब यहाँ पे तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया, अब फैट्स और ऑयल का भी क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन बाय कीपिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। इसमें थोड़ा लॉन्ग टाइम, जैसे आप कहते हैं ना कि द फूड बहुत खट्टा हो गया है, खराब हो गया, द फूड इज सोर, खराब हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी प्रोसेस। ठीक है, रेंसिडिटी को R से लिखता हूँ, यही मेरा रेंसिडिटी प्रोसेस है। देखिए, रेंसिडिटी फोर्स में बहुत फॉल, स्मेल और बैड स्टेट होगा, टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया, तो जैसे मेरा मेटल का कलर चेंज हो गया, रस्ट हो गया, तो वैसे तो टेस्ट भी तो चेंज हो जाएगा। और ये जो रेंसिड फूड है, जो ऑक्सीडाइज फूड है, इसको रेंसिड फूड, जो मेरा स्टोमच में इन्फेक्शन और कंजप्शन अगर करने से मेरे लिए बॉडी के लिए डैमेज होता है, मतलब बॉडी के लिए उतना हेल्पफुल, मतलब इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, वो सब, तो इसको प्रिवेंशन के लिए, मतलब हाउ टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना, कैसे कर सकते हैं इस प्रोसेस को कम, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। किसी चीज़ को एयर टाइट कंटेनर में रखना, एयर ही नहीं आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। स्लो डाउन कर सकते हैं, पर एयर तो जरूर आएगा, पर स्लो डाउन कर सकते हैं प्रोसेस। पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन, जैसे आपको पता है चिप्स जो होता है, चिप्स में क्या चीज़ का गैस होता है, पता है आप लोगों को, चिप्स में क्या होता है ना, नाइट्रोजन फुल होता है, इसलिए तो कुछ नहीं होता है चिप्स सबको, यू नो इट वेरी वेल। बुक पढ़ी, बुक में आप लोगों को अच्छे से पता है, मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं। रेफ्रिजरेटर में रखिए, या फिर
एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव, जैसे आपने पिकल में क्या मिला है, ऑयल मिलाया, ऑयल मिला तो वो तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीडाइज के लिए वो खतरा है, तो आप क्या मिला था इसमें, सॉल्ट जो है मेरा एक एंटीऑक्सीडेंट है और प्रिजर्वेटिव है, जिससे मेरा वो जो फूड है, जो भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंसेस है फूड, वो मेरा क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस। मतलब जैसे आप पिकल तो बहुत दिन तक खा सकते हैं, मतलब तो इससे तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये मेरा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछें। डाउट्स के लिए एक सेशन होगा, डाउट सेशंस होगा और रिवाइजिंग सेक्शंस होगा, ठीक है, रिवाइजिंग सेशन। अगर आप लोगों को ये डाउट सेशन और रिवाइजिंग सेक्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, तभी मैं आप लोगों को बता पाऊँगा कि आप लोगों को रिवाइजिंग सेक्शन चाहिए या डाउट सेशन चाहिए। तो आप कमेंट करते रहो, डाउट्स तो पूछना आप लोगों का हक है, डाउट्स पूछें, मैं आप लोगों को डाउट्स के बताऊँगा, समझाऊँगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। तो नमस्कार।